हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप उन क्वेश्चंस पे लगाएंगे नहीं उन फॉर्मूलाज को। ओके, हम लास्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके आपको इनको पढ़ने का कुछ बेनिफिट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो हमने 11th क्लास में पहली बार पढ़ी थी। ओके, फॉर एग्जांपल मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड ऑल, ये सब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है। ओके, पर कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले हम एक टर्म समझते हैं। कौन सी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ओके, हम क्या समझते हैं? सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components. What is solution? Solution is the homogeneous mixture of टू और मोर components. अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है भाई? हाँ, आखिर ये होमोजीनियस मिक्सचर, इतना बड़ा जो वर्ड हमने लिखा है, ये है क्या? सो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जो हमें एक ही दिखे। यानी अगर हम दो चीज़ों को मिक्स कर दे पर हमें वो पता ना चले कि वो चीज़ें मिक्स है, हमें वो एक ही फेज में दिखे। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है इन अ सिंगल फेज। इन अ सिंगल फेज। ओके, यानी कि हमें वो एक ही फेज में दिखे, अलग अलग ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि हमारा वाटर और ऑयल है। जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? ऑयल हमारा ऊपर रहता है क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम है। और वाटर हमारा नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमारी ऑयल से ज़्यादा है। ओके, तो वो हमेशा अलग अलग दिखते हैं। वो किस टाइप से दिखेंगे? इस टाइप से। यहाँ ऑयल होगा और यहाँ पे वाटर होगा, मतलब वो अलग अलग फेजेस में दिखेंगे, अलग अलग हमें दूर से दिख जाएंगे कि हाँ वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गए? दो फेज हो गए। पर अगर हम मिल्क एंड वाटर की बात करें, मिल्क एंड वाटर की बात करें, जब हम दूध में पानी मिलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसमें पानी है या नहीं है। क्यों? हमें वो सारा का सारा कैसा लगता है? दूध जैसे ही लगता है। हम उसको अलग से नहीं देख सकते कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। यानी वो एक सिंगल फेज में होता है। क्या होता है? एक सिंगल फेज में। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स, जो कि एक सिंगल फेज में होते हैं। पर जो मोर देन वन फेज में होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। उनका क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। समझ आया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क होता है? तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं हमारे? होमोजीनियस मिक्सचर। कितने? दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के। ओके, अब जिन सॉल्यूशंस में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। और इन कंसंट्रेशन टर्म्स में हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जिनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस। यूजली हम इनको सॉल्यूशंस ही कहते हैं। ओके, तो अब दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन के कौन से होंगे? एक होगा सोल्यूट और एक होगा हमारा सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट। ओके, अब सोल्यूट क्या होता है? सोलवेंट क्या होता है? ओके, तब हम बात करते हैं व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सोलवेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, यूजली ऐसे कहा जाता है जो सोल्यूट होता है ना हमारा, वो हमारा लेस क्वांटिटी में होता है और सोलवेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। पर ये बात गलत है। जब हम क्वांटिटी वर्ड यूज़ करते हैं तो ये बात गलत हो जाती है सोल्यूट के लिए और सोलवेंट के लिए। तो जो सोल्यूट होता है और सोलवेंट होता है,
ध्यान से देखिएगा इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपने अब तक ये पढ़ा है कि लेस क्वांटिटी में जो होता है वो सोल्यूट होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में जो होता है वो सोलवेंट होता है, तो आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। जो लेस मोल्स में होता है वो सोल्यूट होता है और जो मोर मोल्स में होता है वो सोलवेंट होता है। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, मोर मोल्स में जो होता है वो क्या होता है हमारा सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल्स की। ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहे हैं, मोल्स की। फॉर एग्जांपल चलो मोल्स देखते हैं। सबसे पहले हमें मोल्स क्या होते हैं, ओके। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू, हमें जब किसी भी कंपाउंड का या एटम का मोल्स निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, हमारे पास क्या है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है इन 54 ग्राम वाटर। हमारे पास 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है इन 54 ग्राम वाटर। अब आप क्वांटिटी के हिसाब से देखो तो हमें क्वांटिटी के हिसाब से तो फिर ये ज़्यादा क्वांटिटी में और ये कम क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी के हिसाब से तो ये इसको सॉल्वेंट होना चाहिए और इसको सोल्यूट होना चाहिए, है ना। पर जब हम इनके मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम इनके क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, कुछ एटम्स के, ज़्यादा नहीं तो आप कुछ एटम्स के एटॉमिक मास याद करिए जो कि हमारे यूजली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, कुछ ऐसे हैं जो हमें यूज़ होते हैं, तो आपको उनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर मासेस निकाल पाएंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इनटू में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 इंटू 2 प्लस देन सल्फर कम्स, तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है हमारा 32, और कितने सल्फर के एटम्स है, एक ही है, तो इंटू 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इंटू ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4। तो जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया H2SO4 का 98 ग्राम। सिमिलरली जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू में कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 2 प्लस 16 इंटू में ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, तो ये क्या आएगा हमारा 18 ग्राम। ओके, तो ये क्या आ गया 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे H2SO4 के, तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बात करी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमें 98 ग्राम और अपॉन में मॉलिक्यूलर मास भी हमारे पास क्या है 98, तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है हमारा, 1 मोल। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, तो वाटर का गिवन मास हमें कितना गिवन है, 54 ग्राम गिवन है हमें वाटर का मास 54, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमने कितना निकाला है 18, तो ये क्या है हमारा 4 मोल्स, ये क्या है हमारा 4 मोल्स। अब देखो जब हम अमाउंट को देखें तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसको होना चाहिए हमारा सॉल्वेंट, पर जब हम मोल्स निकाल रहे हैं तो मोल्स में ये 1 मोल आ रहा है और ये 4 मोल्स आ रहा है, तो ये जो हमारा लेस मोल्स में आ रहा है वो क्या हो गया हमारा सोल्यूट, और जो ज़्यादा मोल्स में आ रहा है वो क्या हो गया हमारा सोलवेंट। तो अब आपको समझ आया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, जो कम मोल्स में होगा वो सोल्यूट होगा और जो ज़्यादा मोल्स में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, सो
नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं, वो है हमारी वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या? वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन इनटू में 100। यहाँ पर हम वेट और वेट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मास, सोल्यूट का भी हम मास लेंगे और सॉल्यूशन का भी हम मास लेंगे। ओके, इतना समझा? अब वेट बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर वाली चीज तो हमारी वेट है, तो यानी मास, इसमें हम मास लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर दोनों ही चीजें वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। समझ आया कि हम इनका फॉर्मूला क्या होता है? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं वो कैसे करते। देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी कंपाउंड, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ए कंपाउंड है जिसकी अमाउंट क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम। ओके, डिजोल्व इन अ solution of 100 ग्राम। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है ए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम ए सपोज कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, जो कितना हमारे पास 20 ग्राम और सोल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम। हमें क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट, जो डिजोल्व होता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिजोल्व होता है वो सोलवेंट होता है। आपको ध्यान रखना है, जो डिजोल्व होता है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिजोल्व होता है वो क्या होता है, हमारा सोलवेंट होता है। यहाँ पर कौन डिजोल्व हो रहा है, ए डिजोल्व हो रहा है। ओके, तो सोल्यूट क्या है, ए, और किस में डिजोल्व हो रहा है, तो सोल्यूशन हमें दे रखा है 100 ग्राम। अब हमारे पास वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे हम, वेट बाय वेट परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास 20 अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 100 इनटू में परसेंटेज के लिए हमेशा ही 100 यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20%। होप आपको समझ आया कि हम वेट बाय वेट परसेंट कैसे निकालते हैं। यही अगर मैं बात करूं वेट बाय वॉल्यूम की, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड दे रखा है, यहीं पे ऐसी 20 ग्राम जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया था, और सोल्यूशन हमें अब किस में मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमें ml में मिलेगा, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 ml लिखेंगे। बस आपको डिफरेंस यही है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर यानी वॉल्यूम की यूनिट्स में होना चाहिए। ओके, और एक चीज़, ml कई बार हमें किस में लिखा होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ml होता है, और अगर आपको डेसीमीटर क्यूब दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, लीटर्स होता है। क्या होता है हमारा, लीटर्स होता है। तो यहाँ पर बस हमारे पास ये क्या आएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यहाँ पर क्या है फिर 20 अपॉन में 100 इंटू में 100, ये भी क्या है 20। यहाँ पर बस हमने सॉल्यूशन को वॉल्यूम में ले लिया। यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ें वॉल्यूम में लेंगे। यहाँ पर एक कितना लिया फिर हमने 20 ml, और सॉल्यूशन भी कितना लिया फिर 100 ml, यानी यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमारी वॉल्यूम में होनी चाहिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए हमारी दोनों चीज़ें किस में होनी चाहिए, वॉल्यूम में होनी चाहिए। ओके, तो 20 अपॉन में 100 इंटू में 100 इज इक्वल टू 20%। ओके, समझ आया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ओके, अभी हम और भी चीज़ें करेंगे। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, आप जाना मत, लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट तक हम इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? इस टाइप से, इससे डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या होता है? हमारा जीटा। जीटा, इसका नाम क्या होता है? जीटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स of a component upon total number of moles in a solution of all components. Number of moles of a component, total number of moles in a solution of all components. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं, ए, बी एंड सी। क्या हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं? ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसका? ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ए का मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? यानी अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आएगा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? ए, बी एंड सी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? ए के, बी के और सी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। Similarly, number of moles of B upon में number of moles of all component. Similarly, mole fraction of C is equal to number of moles of C upon number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C. Okay, hope you understand mole fraction कैसे निकालते हैं. Okay, now if we add all these three, XA plus XB plus XC. Okay, when we add all these, Na upon में Na plus Nb plus Nc plus Nb upon Na plus Nb plus Nc plus Nc upon Na plus Nb plus Nc. तो जो हम इनका एलसीएम लेंगे ये क्या आ गया हमारा? Na plus Nb plus Nc upon Na plus Nb plus Nc. This will come to 1. ओके, तो हमारे मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा क्या आएगा? 1. जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे सॉल्यूशन में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब हम उन कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, उनके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे, तो उनका सम हमेशा क्या आएगा? 1. ये अब कहाँ यूज़ हो सकता है हमारा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, सपोज करते हैं 2 कंपोनेंट्स हैं, अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, हम 1 में से उसका मोल फ्रैक्शन माइनस कर दे तो सीधा हम निकाल सकते हैं. ओके, दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 1 में से उसका मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे और वो हमें मिल जाएगा. ओके, होप आपको मोल फ्रैक्शन समझ आया. ओके, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालना सिखा दिया. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शंस भी हम कैसे निकालते हैं. ओके, वन मोर थिंग, जो यूनिट होती है हमारी मोल फ्रैक्शन की, कोई यूनिट नहीं होती. मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होते हैं. क्यों? ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स है, तो ये यूनिटलेस हो जाएंगे, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी. तो मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटलेस होते हैं. ओके, तो मोल फ्रैक्शन पता चल गया आपको कैसे निकालते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस moles of A plus moles of B plus moles of C and this will go on. जितने भी हमारे components हैं वो चलता जाएगा. and moles of sum of mole fraction of all components
इज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके तो अब हम ये क्वेश्चंस करेंगे मोल फ्रैक्शन पे, और जो हमने परसेंटेज वाले करे थे टर्म्स उनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. अगर आप चाहो तो इनको पोज करके ट्राई करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे. अगर आप खुद से ट्राई करते हो, अगर आपसे हो गए हैं तो बहुत अच्छे. मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स लिख दिए है ब्रैकेट में, आप करो पहले खुद से आंसर्स मैच करो. अगर आपके हो गए तो बहुत अच्छे, नहीं तो मैं अभी करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं कैसे करने. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सोल्यूशन इज 5% वेट बाय वेट, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 5 ग्राम पर ml, then find the mass of solute in 100 ml of solution. If a solution is 5% weight by weight, अब इस चीज का क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन 5% वेट बाय वेट है. 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट, या आपको कोई भी परसेंट वेट बाय वेट ऐसे दे रखा है तो आपको ये सपोज करना है कि 5 ग्राम तो इसमें क्या है हमारा सोल्यूट है, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में. 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 5 ग्राम सोल्यूट है. अगर आपको 10% दे दे, 10% वेट बाय वेट, मतलब उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है हमारा सोल्यूट, 10 ग्राम सोल्यूट है. आपको बस ये देखना है कि कितने में कितने ग्राम हमारा सोल्यूट है, तो वो आपको इस तरह से गिवन होगा. ओके अब हमें गिवन है 5% वेट बाय वेट. 5% वेट बाय वेट यानी इसका मतलब है हमारे पास सोल्यूट कितने ग्राम है, 5 ग्राम, और सॉल्वेंट कितने ग्राम है, सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम. अब हमें दे रखा है फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब हमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में मास बताना है. देखो हमें यहाँ पर एक और चीज दे रही है, डेंसिटी दे रही है 5 ग्राम पर लीटर. डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी. मास अपॉन में डेंसिटी. ओके मास दे रखा है हमको 5 ग्राम, तो देखो वॉल्यूम में होता है हमारा मास अपॉन में डेंसिटी. अब हमें किसकी वॉल्यूम निकालनी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी है. तो सॉल्यूशन का मास हमें दे रखे 100 ग्राम, 100 ग्राम अपॉन में डेंसिटी क्या दे रखे 5 ग्राम पर ml, तो 5, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गई 20 ml. ये किसकी वॉल्यूम आई, 100 ग्राम सॉल्यूशन किस वॉल्यूम के इक्वल है, 20 ml के इक्वल है. यानी कि हमारे 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट था, तो यानी 20 ml में भी हमारा 5 ग्राम ही सॉल्यूट होगा. तो 20 ml में हमारा सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम. इसको हम यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं कि 20 ml में हमारा सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम. हमें कितना दे रखा है 100 ml, तो 100 ml में हमारा सॉल्यूट कितना होगा 5 अपॉन में 20 इंटू में 100. ये क्या आ गया हमारा 25 ग्राम. ये क्या आ गया हमारा 25 ग्राम. ओके तो हमारे पास कितने पास हमारा मास आया सोल्यूट का 25 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूट इज 25 ग्राम. ओके देखो हमें 5% वेट बाय वेट दे रखा था. 5% वेट बाय वेट का मतलब है सोल्यूट है हमारा 5 ग्राम, सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम. डेंसिटी हमें पता है क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. तो हमने मास निकाल दिया 100 ml
100 ग्राम सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम निकाल दी। अब 20 ml में हमारा 50 ग्राम है, तो 100 ml में हमारा कितना मास होगा, हमने वो निकाल दिया। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। ओके, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH CH2OH, ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, ये क्या हो गया फिर हमारा C2H6O2, ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का एंड वाटर इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2। हमें क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, 20%। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 20% का मतलब है 20 ग्राम C2H6O2 है, किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्या, C2H6O2 किसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ओके, हमारा 20 ग्राम C2H6O2 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का। किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का। हमने बात करी थी मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं A सपोज कर लेती हूँ और वाटर को मैं B सपोज कर लेती हूँ। ओके, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सोल्यूशन कितना हमारा 100 ग्राम, और ये क्या हमारा सोल्यूट, सोल्यूट कितना है हमारा 20 ग्राम। तो सोल्यूशन क्या होता है हमारा, सोल्यूशन होता है हमारा सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो हमारा सोलवेंट क्या होगा फिर, सोलवेंट होगा हमारा सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो ये हो गया हमारा 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम। तो सोलवेंट कितना आ गया हमारा 80 ग्राम, दैट इज H2 हमारा आ गया 80 ग्राम। समझ आया आपको। हमारे आपको सोल्यूशन क्या दे रखा होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या होगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास। सोल्यूशन हमने बताया 100 ग्राम में कितने ग्राम हमारा सोल्यूट है, 20 ग्राम। तो हमारा सोलवेंट क्या आया, 80 ग्राम। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन तो यही होता है। अब मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास। 2 इंटू में कार्बन का मास 12 प्लस 6 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 16, 24 प्लस 6 प्लस 32। तो ये हो गया हमारा 24 प्लस 62 ग्राम। ये क्या हो गया हमारा 62 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास था हमारा 20 और मोलिकुलर मास हमारा 62। ओके, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, गिवन मास क्या हमारे पास 20 अपॉन में मोलिकुलर मास हमारे पास 62। ऐसे ये गिवन मास है हमारे पास, वाटर का कितना था हमारा 80 गिवन मास था। ओके, 20 अपॉन में 62 प्लस 80, और मोलिकुलर मास होता है हमारा वाटर का H2O का 2 इंटू में 1 प्लस 16, ये क्या हो गया हमारा 80 प्लस 80 अपॉन में 18। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.068। क्या आएगा हमारा 0.068। ओके, और फिर एक्स बी हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.068, ये क्या है हमारा 0.932। तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ
इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, होप आपको समझ आया हमने क्या किया। हमने बस ये देखा कि हमारा सॉल्वेंट का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का मास माइनस में सोल्यूट का मास, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और हमने निकाल दिया। दूसरा के निकालने का ज़रूरत नहीं होता, 1 से उसको माइनस कर दो तो हमें आ जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट है द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन इन टोल्विन इज 0.5। ओके, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दे रखा है इन अ सोल्यूशन। सबसे पहले तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है ये C6H6 और टोल्विन C6H5CH3। ओके, ये इनके फॉर्मूलाज होते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन। हमें वेट परसेंटेज निकालनी है, तो हम सपोज करते हैं कि x% है हमारा बेंजीन इन द सॉल्यूशन, यानी कि x% का मतलब है कि x ग्राम हमारा बेंजीन है और 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है। और सोलवेंट क्या है हमारा, सोलवेंट है हमारा टोल्विन। तो टोल्विन कितना होगा फिर, सॉल्यूशन माइनस बेंजीन का मास, तो 100 माइनस x क्या हो गया हमारा टोल्विन का मास। आपको ये ध्यान रखना है, टोल्विन का मास क्या है हमारा, सॉल्यूशन में से जब हम सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट यानी कि टोल्विन का मास आ गया क्या, 100 माइनस x ग्राम। ओके, 100 माइनस x ग्राम हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है बेंजीन का। बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को मैं XB से डिनोट करती हूँ, तो ये क्या होगा N। सबसे पहले तो मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ C6H6, 6 इंटू में 12 प्लस 6 ये क्या हो गया हमारा 78 ग्राम। और यही C6H5CH3 का हम निकालेंगे तो ये होगा हमारा 6 इंटू में 12 प्लस 5 प्लस C7 हो गया हमारा। और H कितना हो गया हमारा 8। तो एक आएगा हमारा 92 ग्राम, ये आएगा हमारा 92 ग्राम। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा हमारा, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टोल्विन। ओके, यही होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। और ये हमें दे रखा है 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। गिवन मास हमने माना है x, और ये तो था हमारा बेंजीन का, हमने माना गिवन मास x, और टोल्विन का माना हमने गिवन मास अभी हमने निकाला 100 माइनस x। तो x गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास 78 अपॉन में x 78 प्लस 100 माइनस x अपॉन में 92 ग्राम, किसके इक्वल होगा हमारा 1/2 के। तो जब हम x निकालेंगे तो x आएगा हमारा 45.9%। आप x की वैल्यू खुद निकाल लेना और इसका आंसर आएगा हमारा 45.9%। मैंने आपको मेथड बता दिया कि हम कैसे करते हैं, इसको सोल्व आपको खुद करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 45.9%। ओके, तो हमारा वेट परसेंट हमने बताना था, वेट परसेंट ही हमने सपोज किया था x%, तो यही x की जो वैल्यू है वही हमारी क्या होगी वेट परसेंट। तो ये आ गया हमारा 45.9%। ओके, होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। आगे हम और भी, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस इतने ही हैं, हम आगे करेंगे, पर इनके ऊपर तो इन दो जो हमने टॉपिक करे थे उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे जब हम और टॉपिक्स करेंगे, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी एक्सेट्रा, तो हम उन क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को इनके साथ मर्ज करके और भी अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो प्लीज़ आगे की वीडियोस भी आप मिस मत करना। ओके, होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।